एक महिला अपने ढाबे पर खाना बना रही थी। वहीं पर एक ट्रक ड्राइवर आता है खाना खाने के लिए। तो वो महिला पूछती है कि भैया सब्जी में नमक कितना डाल दूं। जैसे ही वो कहती है तो वो ट्रक ड्राइवर, जिसका नाम करतार सिंह होता है, वो आंखों में आंसू ले आता है और कहता है कि बहन, जैसा आप डालोगी मैं वैसा खा लूँगा। लेकिन उसके बाद जो ट्रक ड्राइवर ने उसके साथ किया वो वाकई में काबिले तारीफ़ था। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ वो वाकई में इंसानियत की कहानी है। कभी कभी हमें जीवन के किस मोड़ पर कैसा सच्चा इंसान मिल जाए हम कह नहीं सकते। आज की कहानी में आप यही जानेंगे। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ हरियाणा के एक छोटे से गांव से है, जहाँ पर एक लड़की जिसका नाम सविता होता है वो रहा करती है। सविता जिसके माता पिता की डेथ हो चुकी है, अकेली है, चाचा चाची के साथ पली बड़ी हुई है। और अब चाची कहती है कि देखो बड़ी हो गई हो, तुम्हारी शादी के लायक तो अभी पैसे नहीं हैं, कमाना होगा तो तुम ऐसा करो मजदूरी पर चले जाया करो और यहीं पास ही में एक छोटी सी मिल है, उसमें काम कर लिया करो। सविता चाची की बात मानती है और अब वो उस मिल में मजदूरी करने चली जाती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और वक्त के साथ अब ऐसा होता है कि जो सविता है वो मजदूरी कर रही है, उसकी उम्र 24 साल हो गई है। वहीं पर एक लड़का आता है, लड़के का नाम मोहित है, उसकी उम्र भी 25 साल है। और वो जैसे ही सविता को देखता है तो वो सविता की सुंदरता का दीवाना हो जाता है। सविता बहुत सुंदर थी लेकिन उसके कपड़े उतने ही पुराने फटे थे और ऐसे ही वो ज़िंदगी बिता रही थी। वहाँ पर बहुत मेहनत से काम कर रही थी, पसीने में तरबतर थी, लेकिन फिर भी अपने काम को कर रही थी। इस चीज़ को देखते हुए मोहित पूछता है कि आप तो बहुत मेहनत करती हो, आप अपना काम क्यों नहीं खोलती, जो आप यहाँ पर आकर मजदूरी करती हो, क्योंकि इतनी मेहनत तो लोग अपने काम में किया करते हैं। सविता हल्की सी मुस्कुराती और कहती है कि हमारा अपना कोई है ही नहीं जो हमारा अपना काम करवाए, बस इसीलिए मैं ये काम करती हूँ। वो सुनकर हैरान हुआ तो पूछता है कि आखिर ऐसा कौन है जो तुम्हारे परिवार को चलाता है, जो तुम्हारा अपना नहीं है। तो वो कहती है कि क्या आप सारी चीज़ें जान लोगे, क्या आप मेरे जीवन को बदल दोगे। और मुझसे रूडली बात कर अब वहाँ से चली जाती है। लेकिन अब रोज़ रोज़ का मोहित का उस मिल में आना हो गया और रोज़ रोज़ सविता वहाँ पर काम किया करती। धीरे धीरे ज़िंदगी बीत रही थी लेकिन मोहित और सविता की नज़दीकियाँ बढ़ रही थी। मोहित सविता का दीवाना हो गया था और सविता के बारे में पूरी जानकारी उसने निकाल ली थी, क्योंकि वो एक काकी के साथ आया करती और उससे उसके बारे में सब कुछ पूछ लिया था। अब मोहित उसके सामने आता और कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। मेरे पास अपनी प्रॉपर्टी है, हम लोग खेती बाड़ी करते हैं और मैंने पढ़ाई लिखाई तो की है लेकिन मैं कुछ भी काम नहीं करता हूँ। क्या तुम मुझे पसंद करोगी। मैं बेरोज़गार तो हूँ लेकिन मेरे पास प्रॉपर्टी है, मैं कभी कुछ अपना काम करूँगा। इस बात को सुनकर सविता कहती है कि मेरे पास ही क्या है, जो मेरे पास कोई ऑप्शन हो, मैं किसी को पसंद करूं या ना करूं, ये मेरी शादी का जो फैसला है ये मेरे चाचा चाची लेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है। इस बात को सुनते ही वो उसे और भी पसंद करने लगता है, क्योंकि यहाँ मोहित ने उसका टेस्ट लिया था, जिस टेस्ट में वो पास हो चुकी थी। अब वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे चाचा चाची से खुद ही बात कर लूँगा। दोस्तों, जो सविता है उसकी चाची थोड़ी लालची किस्म की थी और उसमें उसकी कहते हैं ना, उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। उसका घर मेहनत मजदूरी से चलता था और अब एक जवान बेटी की शादी करने के लिए पैसे तो चाहिए होते हैं, ऊपर से वो उनकी बेटी भी नहीं थी, इसीलिए वो सविता से काम बहुत करवाया करती थी। हालांकि प्यार भी करती थी, क्योंकि उसी ने सविता को बड़ा किया है, केयर भी बहुत करती, लेकिन उसे काम चाहिए था और ऊपर से पैसा ना लगाना पड़े। अब मोहित उनके घर पहुंचता है, चाचा से शादी की बात करता है तो चाचा कह देता है कि ठीक है, अगर तुम मेरी बेटी को पसंद करते हो तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी चाची कहती है कि देखो, हमारे पास अभी शादी में पैसे लगाने के लिए नहीं है, जब हो जाएंगे तो हम तुम्हें बता देंगे। इस बात पर मोहित कहता है कि मुझे जिन कपड़ों में वो है उसी में उससे शादी करनी है, मुझे कोई खर्चा नहीं करवाना। अब जब पता लगता है कि इसके पास प्रॉपर्टी भी है, ज़मींदार का बेटा है, किसान कह सकते हो, किसान का बेटा है, तो करोड़ों की तो प्रॉपर्टी है, हमारी बेटी के तो भाग खुल गए। और सविता की जो चाची है वो वहीं पर हाँ कह देती है और वहीं मंदिर में गांव के सामने उसकी शादी करवा दी जाती है। यहाँ मोहित ने अपने परिवार को इसलिए नहीं पूछा था क्योंकि ना तो यहाँ से दहेज मिलना था
और ये मोहित की मोहब्बत थी। वो लोग इसे बिल्कुल नहीं अपनाते, इसीलिए वो इस शादी के फैसले को खुद करता है और शादी कर लेता है। शादी करने के बाद अपने घर जाता है। घर जाने के बाद माता पिता को बताता है तो माता पिता बहुत गुस्से में आ जाते हैं। साथ ही साथ इसका एक बड़ा भाई होता है, वो भी कहता है कि तुमने तो ये क्या कर दिया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, तुम्हें रहना तो यही है तो रह लो यहाँ पर। लेकिन मोहित कहता है कि देखो, मुझे पता है मेरी पत्नी को तुम लोग पसंद नहीं करोगे, तो मेरा जो हिस्सा है मुझे वो दे दो। अब यहाँ पर उसका हिस्सा दे दिया जाता है। हिस्सा देने के बाद अब जो मोहित है वो काम के बारे में तलाश करता है। कुछ दिन रहने के बाद, शादी के करीबन 3 महीने बाद, वो सोचता है कि क्यों ना छोटा सा बिजनेस किया जाए, क्योंकि यहाँ सविता जो थी उसे बहुत अच्छा खाना बनाना आता था। साथ ही साथ मोहित भी इंटरेस्टेड था इन चीज़ों में, वो भी खाना पीना बनाया करता था। वो कहता है कि क्यों ना रोड किनारे एक ढाबा खोल लिया जाए। हमारी एक पुश्तैनी ज़मीन पड़ी हुई है, उस पर ढाबा खोल लेते हैं। गांव की सारी ज़मीन को भैया को दे देते हैं और इसके बदले हम उस ज़मीन को ले लेते हैं। भैया भी राज़ी हो जाता है, क्योंकि गांव की चौगुनी ज़मीन थी जो कि रोड वाली ज़मीन के चौथे हिस्से बराबर थी। ये चीज़ सुनने के बाद भाई भी मान जाता है, घर वाले भी मान जाते हैं और सारी प्रॉपर्टी देने के बाद उसी ज़मीन पर ये ढाबा बनाते हैं और उसी में पीछे छोटा सा रहने के लिए 2 कमरे का घर बना लेते हैं। वहाँ पर ये दोनों पति पत्नी रहने लगते हैं और उस ढाबे को चलाने लगते हैं। ढाबा बनकर तैयार होता है। इधर इसे एक बेटा हो जाता है जिसका नाम ये गोलू रखते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, थोड़ा बहुत ढाबा चलता ही है, तभी इसके पति का एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, वहीं उसी ढाबे पर। जैसे ही पति इस दुनिया से जाता है, अब परिवार वाले आते तो हैं, लेकिन आते हैं सिर्फ और सिर्फ ताना मारने के लिए, सिर्फ ये कहने के लिए कि तुम हमारे बेटे को खा गई। इस बात को सुनकर उसे बहुत दर्द होता है, क्योंकि उसकी तो वो सारी दुनिया थी और चाचा चाची के पास भी नहीं जा सकती थी। लेकिन उसे ये पता था कि ये ढाबा उसके पति का है और ये जगह भी उसकी है, तो वो उसी ढाबे को अब चलाने लगती है। धीरे धीरे वक्त निकलता है और उसका बेटा 3 साल का हो जाता है। बेटा जिसके पास पहनने के लिए चप्पल तक नहीं थी और वो ऐसे ही गर्म धूप में ऐसे ही घूम रहा था। अब यहाँ पर एक दिन शाम हो जाती है और शाम के वक्त एक ट्रक ड्राइवर, क्योंकि यहाँ पर बहुत से लोग रुकते नहीं थे क्योंकि ढाबा काफ़ी छोटा था, लेकिन एक ट्रक ड्राइवर का ट्रक ख़राब होता है। ट्रक का ड्राइवर का जो नाम होता है उसका नाम करतार सिंह होता है, जो कि हट्टा खट्टा तगड़ा शरीर से और जो कि एक सरदार था, बड़ी पगड़ी पहन रखी थी। अब वो यहाँ रुकता है तो उसे भूख लगी थी, तो वो इसी ढाबे पर आ जाता है। आने के बाद यहाँ खाना पूछती है, वो क्या क्या खाओगे भैया आप, तो वो बता देता है। ये खाना बनाती है और खाना बनाने के बाद बड़े ही प्रेम भाव से कहती है कि भैया कितना नमक डालूं, तो कह देता है कि बहन जितना डाल दोगी मैं उतना ही खा लूँगा। और जैसे ही उसकी आंखों में आंसू आते हैं तो ये जो सविता है पूछती है कि भैया आपकी आंखों में आंसू क्यों आए, तो वो कहता है कि बहन मैंने आज तक कई लड़कियों को बहन कहा, लेकिन सच्चे दिल से किसी ने भी मुझे भाई नहीं माना और तुम्हारी तरह आदर सम्मान किसी ने नहीं दिया। मेरी कोई बहन नहीं है ना, मैं अनाथ हूँ, मेरे न माता पिता हैं, मुझे मेरे उस्ताद ने पाला था लेकिन अब उस्ताद भी चला गया, मेरे पास ले देकर ये ट्रक ही है जिस पर मैं अपनी ज़िंदगी बसर करता हूँ। वो कहती है कि भैया आज से मैं तुम्हारी बहन हूँ और आप हर रक्षाबंधन मेरे पास आओगे, मैं आपको राखी बांधूंगी और जब भी आपको भूख लगेगी आप यहाँ पर आओगे और मैं आपसे 1 भी रुपया नहीं लूँगी। करतार सिंह बहुत कोशिश करता है लेकिन सविता 1 भी रुपया नहीं लेती है, लेकिन तभी उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ती है जो कि गर्म रेत में, शाम का वक्त हो चुका था लेकिन फिर भी सड़क किनारे नंगे पैर घूम रहा था। अब वो उसके पास जाता है और पूछता है तुम्हारा नाम क्या है, तो वो बताता है गोलू है मेरा नाम। तो वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलोगे, तो वो उसे वहाँ पर ले जाना चाहता है, लेकिन फिर सविता की तरफ देखता है और वहाँ कहता है कि तुम मेरा इंतज़ार करना। वो वहाँ से थोड़ी दूरी पर मार्केट थी, वहाँ जाने के बाद उसके लिए चप्पल और नए कपड़े लेकर आता है और कहता है कि बहन ये मैंने तुम्हारे लिए नहीं अपने भांजे के लिए किया है, आज से ये कपड़े मेरा भांजा पहनेगा और ये चप्पल, और मुझे जो मेरा मन करेगा वो मैं अपने भांजे के लिए करूँगा और तुम्हें कभी भी ज़रूरत पड़े तो तुम मुझे बताना। अब यही बातें होती हैं और बातें होने के बाद अब यहाँ से जो ये लड़का है ये चला जाता है करतार सिंह, और ये ढाबा अब धीरे धीरे चलने लगता है क्योंकि करतार सिंह ने अपने साथी सभी ट्रक ड्राइवरों को बता दिया था वो खाना बहुत अच्छा बनता है, मेरी बहन का ढाबा है, तो सभी वहाँ पर आने लगे और अब सविता का ढाबा ज़ोर से चल निकला था। जैसे ही ढाबा ज़ोर से चलता है तो जेठ के मन में लालच आती है और वो एक वकील को लेकर आता है और कहता है कि ये जगह मेरी है, इसे खाली करो। ये बात कहते ही इत्तेफाक से वहाँ पर करतार सिंह खाना खा रहा था जिस वक्त ये आया था। अब करतार सिंह कहता है कि ठीक है
तुम्हारी जगह कोई बात नहीं, लेकिन मेरे वकील से भी तो बात होगी। मैं भी तो देखूंगा ये ज़मीन कैसे है। और सविता जो कि डर चुकी थी, लेकिन करतार सिंह को देखकर, उसकी बात करने के रवैये को देखकर उन्हें लगता है कि ये तो पढ़ा लिखा है, कानून जानता है, और वो वहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर करतार सिंह समझाता है अपनी बहन को, सविता से कहता है कि देखो, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है इनका कागजी काम कच्चा है, तुम मुझे बताओ ये तुमने कैसे कैसे खोला था। तो यहाँ पर सविता सब कुछ बता देती है कि मेरे पति ने गांव की सारी प्रॉपर्टी मेरे जेठ को दे दी, और उसके बाद सिर्फ ले देकर यही जगह हम पर बची थी जिस पर हमने अपना रोजगार खोला है। करतार सिंह पूरी तरह समझ चुका था कि हक हिसाब से ये ज़मीन इनकी है, और अब वो कह देता है कि बहन, अगर कोई भी तुम्हें परेशान करने आए तो मुझे ज़रूर बताना। अब से पहले रोज़ तीसरे दिन सविता को परेशान किया जाता था, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी नहीं आता है, और ये लोग बहुत अच्छे से रहा करते हैं। धीरे धीरे वक्त निकलता है, और अब करतार सिंह जो यहाँ पर, ये जो महिला सविता ढाबा चलाती है, यहाँ पर एक दुखियारी विधवा महिला आती है जिसकी उम्र करीबन 28 साल थी। करतार सिंह की उम्र करीबन 35 साल थी, जिसकी अब तक शादी नहीं हुई थी, और यहाँ पर अब ये काम करने लगती है सविता के साथ। और जब करतार सिंह आता है तो करतार सिंह उससे प्यार करने लगता है, और यहाँ सविता धूमधाम से उन दोनों की शादी कराती है, और ये यहीं पर आने लगता है। करतार सिंह को भरा पूरा परिवार मिल चुका था, बहन, भांजा और पत्नी मिल चुकी थी, उसका परिवार पूरा हो गया था, इधर सविता का परिवार पूरा हो गया था। बहुत खुशी खुशी ये लोग रहने लगे थे। दोस्तों, कभी कभी ना हमारे खून के रिश्तों से बढ़कर हमारे दूर के रिश्ते हो जाते हैं, जो हमें जीवन जीने में सक्षम कर पाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो एक शेयर भी कीजिएगा, और हमें सपोर्ट दिखाइए। हमारा जो दूसरा चैनल है उस पर कुछ इशू आ गए हैं, तो अब ये वीडियोस इसी पर आएंगी, तो इस पर हमें सपोर्ट दिखाएं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को शेयर करें। तब तक के लिए आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।